नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 47 और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 46 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। और यहाँ पर दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके रहेंगे और आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों आंसर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें दोस्तों, 61 है भारत भारती की रचयिता कौन है। दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत भारती की रचयिता कौन है, भिखारी दास, भूषण, मैथिली शरण गुप्त या फिर केशव दास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, यानी कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है भारत भारती का जो है प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत भारती का प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1912 में, ठीक है। कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं दोस्तों इसमें जो है इस रचना में जो है भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जन जागरण में अहम योगदान था दोस्तों इसका। और आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसको आपने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ भारत भारती को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको कि भारत भारती को जो है कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से आपको पूछे जा सकते हैं। पहला है आपका अतीत खंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे अतीत खंड। दूसरा भाग याद रखेंगे वर्तमान खंड, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ वर्तमान खंड, ठीक है, वर्तमान खंड। और तीसरा याद रखेंगे, तीसरा क्या है इसका भाग, तो तीसरा है दोस्तों इसका भविष्यत खंड, ठीक है। क्या है, भविष्यत खंड, ठीक है, भविष्यत खंड, ठीक है। अतीत, वर्तमान और भविष्यत खंड, ठीक है, 3 भाग हैं दोस्तों भारत भारती के, आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 आंसर करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। चलिए आंसर कीजिए। सारी रचनाएं मैंने आपको बता रखी हैं और आपने आंसर भी करना है दोस्तों ये किसकी रचनाएं हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, अतखिला फूल, चोखे चौबदे और रस कलश। चलिए बताइए किसकी रचनाएं हैं चारों, आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है ब्रज भाषा में है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 62 का। दोस्तों आप जानती हैं रस कलश जो है दोस्तों, ठीक है, ये ब्रज भाषा में है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये चारों रचनाएं जो है ठेठ हिंदी का ठाठ, चौखे चौबदे, अतखिला फूल और रस कलश, ये किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, ये चारों रचनाएं हैं दोस्तों हरिऔंत की, ठीक है। किसकी रचनाएं हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंत की रचनाएं हैं दोस्तों सभी ये, आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ब्रज भाषा में कौन सा आपका रस कलश है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें जो आपका अतखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अतखिला फूल ये क्या है दोस्तों, ये उपन्यास है, ठीक है, ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है, ठीक है, उपन्यास पूछ लिया जाएगा आपको। अतखिला फूल भी जो है आपका क्या है, उपन्यास है, ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ दोस्तों ये इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1899, ठीक है, 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अतखिला फूल है, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1907, ठीक है, 1907 ईस्वी में, ठीक।
इसको भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक, इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर चौखे चौपदे है। आप जानते हैं चौखे चौपदे जो है दोस्तों, ये जो है आपका चौखे चौपदे जो है बोलचाल, इसको बोला जाता है दोस्तों, बोलचाल कृतियों को का मुहावरा इसको बोला जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे चौखे चौपदे। और अन्य रचनाओं की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की कौन कौन सी रचनाएं हैं। चलिए एक बात देख लेते हैं। देखिए हरिवंश की रचनाओं की बात करें, सब आपने पढ़े हैं। ठीक है, हरिवंश, इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं हरिवंश। चलिए हरिवंश की रचनाएं बताइए, कौन कौन सी रचनाएं हैं हरिवंश की। ठीक है, चार तो यहीं पर दिए हैं आपके, अधखिला फूल, रस कलश, चोखे चौपदे और ठेठ हिंदी का ठाठ। इसके अलावा कौन कौन सी और रचनाएं हैं बताइए। प्रिय प्रवास हो गया। ठीक है, मोहन इनकी रचना है दोस्तों, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रिय प्रवास। ध्यान रखेंगे किसकी रचना है? हरिवंश की रचना है। ठीक है, ठीक है, प्रिय प्रवास हो गया। प्रिय प्रवास के साथ साथ याद रखेंगे और कौन कौन सी रचना है। पारिजात इनकी रचना है दोस्तों, पारिजात। ठीक है, पारिजात किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा। पारिजात हो गया, प्रिय प्रवास हो गया, वैदेही वनवास हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा। ये भी रचना जो है हरिवंश की है, वैदेही वनवास। ठीक है, कृष्ण शतक भी इनकी रचना है दोस्तों। ठीक है, क्या है? कृष्ण शतक। कृष्ण शतक। ठीक है, कृष्ण शतक भी इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ रसिक रहस्य हो गया। ठीक है, काफ़ी सारी रचनाएं हैं इनकी। कल्पलता भी इनकी रचना है। ठीक, और साथ ही साथ दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, प्रिय प्रवास के लिए दोस्तों इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये पूछा जाएगा आपको। तो ध्यान रखेंगे प्रिय प्रवास के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इनको मिला था दोस्तों, मैंने बताया था आपको, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। किसके लिए? प्रिय प्रवास के लिए। ठीक है, प्रिय प्रवास कब आया था इनका, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रिय प्रवास आया था दोस्तों 1914 में। ठीक है, 1914 ईस्वी में आया था दोस्तों प्रिय प्रवास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ध्यान रखेंगे, मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस कलश हो जाएगा, ब्रजभाषा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। इसका आंसर करेंगे, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है। चलिए आंसर कीजिए। मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये दी है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। आंसर करना है दोस्तों, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? चलिए बताइए, ये भी मैंने आपको बता रखा है। फूल मंजरी जो है ये किसकी रचना है दोस्तों, आपको बताना है। गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी या फिर मतीराम। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? फूल मंजरी की रचना जो है किसने की है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मतीराम। मतीराम की रचना है दोस्तों फूल मंजरी, ध्यान में रखेंगे। ठीक, फूल मंजरी दोस्तों किसकी रचना है? मतीराम की है। और इसमें जो है कितने दोहे हैं आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है 60 दोहे हैं, 60। ठीक है, 60 दोहे हैं दोस्तों इसमें फूल मंजरी में, इसको याद में रखेंगे। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा आपको कि मतीराम ने फूल मंजरी जो है किसके आदेश पर उन्हें दोस्तों इसको लिखा था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, फूल मंजरी को दोस्तों इन्होंने किसके आदेश पर लिखा था मतीराम ने? तो ध्यान रखेंगे, जहांगीर के आदेश पर लिखा था इसको। ठीक है, जहांगीर। ठीक है,
जहांगीर के आदेश पर, ठीक है, जहांगीर के आदेश पर दोस्तों इसको लिखा था। किसको लिखा था? फूल मंजरी को। आपको पूछ लिया जाएगा फूल मंजरी किसकी रचना है? मतीराम की रचना है, ठीक है। और इसको किसके आदेश पर जो है मतीराम ने लिखा था? तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के आदेश पर इसको लिखा था, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मतीराम की जो है रचनाएं ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतीराम दोस्तों आप जानती हैं, आपने कवि चिंतामणि के बारे में पढ़ा होगा। तो कवि चिंतामणि के दोस्तों ये क्या थे? सगे भाई थे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे आपका यहाँ पर फूल मंजरी हो गया, ठीक है। फूल मंजरी के साथ साथ इनकी रचनाएं याद रखेंगे। ललित ललाम कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ललित ललाम, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको ललित ललाम किसकी रचना है? तो ये दोस्तों मतीराम की रचना है ललित ललाम। इनकी रचना है दोस्तों रस राज, ठीक है। क्या है? रस राज, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा रस राज जो है किसकी रचना है? तो ये भी मतीराम की है। रस राज हो गया, साहित्य सार हो गया, ठीक है, साहित्य सार, ठीक है। साहित्य सार किसकी रचना है? ये भी दोस्तों किसकी रचना है? मतीराम की रचना है साहित्य सार, ठीक है। अलंकार पंचाशिका भी इनकी रचना है। क्या है? अलंकार पंचाशिका, तो अलंकार पंचाशिका जो है ये किसकी रचना है? आपको पूछ लिया जाएगा। ये भी दोस्तों मतीराम की रचना है, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना है इनको आपने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि मतीराम को जो है किसने जो है गृहस्थी का कवि कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा मतीराम को किसने जो है गृहस्थी का कवि कहा है, ठीक है। ठीक है, गृहस्थी का कवि, ठीक है। तो मतीराम को गृहस्थी का कवि किसने कहा है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये कहा है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा है मतीराम को? गृहस्थी का कवि, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि गृहस्थी का कवि किसे कहा जाता है? तो मतीराम को कहा जाता है। और किसने कहा है दोस्तों? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 65 है दोस्तों, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। तो केशवदास की सारी रचनाएं आपने पढ़ी हैं, आपको बताना है कौन सी रचना इनकी अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। देखिए, विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये चारों जो हैं केशवदास की रचनाएं हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है इनकी कौन सी रचना अलंकार पर आधारित है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप जानते हैं दोस्तों केशवदास का अलंकार पर आधारित जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है दोस्तों कवि प्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया है दोस्तों, ठीक है। बाकी बात करें विज्ञान गीता की, तो विज्ञान गीता आप जानते हैं दोस्तों ये केशवदास की रचना है। और ये किसका अनुवाद है? मैंने आपको बताया था, ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, ठीक है। किसका अनुवाद है? ये प्रबोध चंद्रोदय का, ठीक है, ठीक है। प्रबोध प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे विज्ञान गीता। और रतन बावनी आप जानती हैं, रतन बावनी को इन्होंने जो है दोस्तों किस शैली में लिखा था? इसको लिखा था इन्होंने डिंगल शैली में, पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। किस शैली में जो है इन्होंने इसको लिखा है? तो डिंगल शैली में लिखा है, ध्यान रखेंगे डिंगल शैली, ठीक है, डिंगल शैली,
ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, रतन बावनी को इन्होंने जो है किस शैली में लिखा है आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको डिंगल शैली में लिखा है। बाकी रसिक प्रिया की आप बात जानती हैं, रसिक प्रिया जो है इनका कैसा ग्रंथ है, ये इनका रीति ग्रंथ है। ठीक है, यानी कि जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है रसिक प्रिया में। तो इस प्रकार से भी दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे इनका पहले से याद रखना है, अलंकार पर आधारित ग्रंथ केशवदास का कौन सा है आपको पूछ लिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कवि प्रिया। ठीक है, और आपको पूछ लिया जाएगा केशवदास की कौन सी रचना जो है प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, तो आंसर हो जाएगा विज्ञान गीता। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा केशवदास की कौन सी रचना डिंगल शैली में है, तो ध्यान रखेंगे रतन बावनी हो गया। ठीक है, और रसिक प्रिया जो है इसमें दोस्तों ये रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन हमें देखने को मिलता है। चारों आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें दोस्तों आपको जो है सही सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको सूची 1 में रचनाएं दी हैं और सूची 2 में जो है रचनाकार दिए हैं। तो यहाँ पर आपको सही जो है रचनाओं के रचनाकार यहाँ पर सुमेलित करने हैं। देखिए, पहली रचना है काव्य प्रकाश, दूसरी रचना है रसराज, तीसरी रचना है रस विलास और चौथी रचना है रस सारांश। चलिए यहाँ पर सही इनके रचनाकार आपको सुमेलित करने हैं। दोस्तों आप जानती हैं, अभी मैंने बताया आपको रसराज किसकी रचना है, बताइए, अभी बताया था आपको। तो रसराज दोस्तों ये रचना है किसकी, मतीराम की। बी का आपका हो जाएगा 5वां। ठीक है, बी का 5वां हो जाएगा। और काव्य प्रकाश में मैंने आपको बता रखा है, काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है दोस्तों। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक, चिंतामणि। ठीक है, और रस विलास की बात करें तो रस विलास किसकी रचना है दोस्तों, रस विलास जो है देव की रचना है। ठीक, और यहाँ पर जो रचना है दोस्तों रस सारांश, तो रस सारांश दोस्तों ये भिखारी दास की रचना है, रस सारांश। ठीक है, किसकी रचना है, भिखारी दास की रचना है रस सारांश। और बात करें दोस्तों यहाँ पर रस प्रबोध, आपने इसमें दिया नहीं है, रस प्रबोध आप याद रखेंगे, रस प्रबोध किसकी रचना है, रसलीन की रचना है। ठीक है, रसलीन की कौन सी रचना है, इसको ध्यान में रखेंगे, रसलीन की है रस प्रबोध। ठीक है, रस प्रबोध। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो सूची क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सही कूट क्या हो जाएगा, देखिए काव्य प्रकाश का चौथा, पहले का चौथा एक ही में है, फर्स्ट में ही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सही सुमेलित आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। याद रखेंगे दोस्तों, ये रचनाएं जो हैं पूछी जाती हैं और इनके रचनाकार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है, रसराज मतीराम की, रस विलास देव की और रस सारांश भिखारी दास की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर करेंगे। 67 है दोस्तों, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है। चलिए ये भी मैंने आपको बता रखा है, मेरी भव बाधा हरो, ये दोहा दोस्तों किस कवि का है, बिहारी, रहीम, कबीर, रसखान। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, मेरी भव बाधा हरो। तो दोस्तों ये दोहा है किसका है, ये है दोस्तों बिहारी लाल का दोहा है दोस्तों ये। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 67 का। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। इस प्रकार से भी आपको जो है पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जैसे आपका यहाँ पर पूछा है मेरी भव बाधा हरो, ये पूरा जो है पंक्ति आपको याद होगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिति दुति हुई। ठीक है, तो ये पूरा जो है दोस्तों पूरी पंक्तियाँ हैं, तो आपको ध्यान में रखना है किसकी पंक्तियाँ हैं, बिहारी लाल की। ठीक, चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। चलिए 68 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही
प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात जो है किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ऑप्शन देखिए, मतीराम देव, महाराज जसवंत सिंह या फिर पद्माकर। चलिए आंसर कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? तो 68 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 68 का क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहा है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जसवंत सिंह आप जानते हैं दोस्तों, ये रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इनके बारे में कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे। 69 है दोस्तों, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों यह कथन जो है किस कवि के संदर्भ में कहा है या किस कवि के संबंध में कहा है? ऑप्शन देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? या निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में दोस्तों, किस कवि के बारे में ये कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनानंद। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद की भाषा के संदर्भ में ये कहा है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा है? यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करेंगे दोस्तों। 70 है दोस्तों, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? ऑप्शन देखिए, बिहारी, चिंतामणि, भूषण, घनानंद। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 70 का आपको बताना है भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग जो है किसने किया है? तो इसका सर्वाधिक प्रयोग किया है दोस्तों रीतिकालीन कवि किसने किया है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 70 का दोस्तों, इसको किया है किसने? बिहारी लाल। ठीक है, ऑप्शन जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग जो है रीति सिद्ध कवि जो है बिहारी लाल ने किया है। और आप जानते हैं बिहारी सतसई के बारे में। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बिहारी, ठीक है, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई में दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा। पहले तो आपको याद रखना है बिहारी सतसई जो है किसका है? बिहारी लाल का है। और इसमें दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा इसमें कुल कितने दोहे हैं। ठीक है, इसमें कुल दोस्तों 719 दोहे हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, और ये 719 दोहों का एक मात्र ग्रंथ है दोस्तों बिहारी सतसई। और साथ ही साथ आपने चिंतामणि के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चिंतामणि तथा भूषण जो है ये दोनों किस में आते हैं? चिंतामणि और भूषण आपको पूछ लिया जाएगा। मैंने सारे आपको बता रखे हैं। चिंतामणि हो गया, भूषण, ये दोनों किस में आते हैं? रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध में आते हैं, रीतिबद्ध कवि। और घनानंद जो है आपके क्या हैं? ये रीति मुक्त हैं। ठीक है, घनानंद क्या है? रीति मुक्त हैं, नोट कर लेंगे। ठीक, और चिंतामणि और भूषण जो है ये क्या है? रीतिबद्ध हैं। ठीक,
तो ये मैंने आप सारे आपको पहले बता रखे। तो आपको दोस्तों ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी, ठीक है? क्योंकि कोई भी दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए 71 में आपने आंसर करना है दोस्तों, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है? यहाँ पर जो है इनकी कवि और उनकी रचनाकार और रचनाएं और रचनाकार दी हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही है इनमें से। पहला देखिए, चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही है 71 में। देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर सही की, देखिए चिंतामणि ये तो चिंतामणि काव्य प्रकाश यही आपका सही है, ठीक है? अभी बताया था मैंने आपको। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि की रचना है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है? सही जोड़ा। बाकी बात करें यहाँ पर अंग दर्पण की, तो दोस्तों आप जानते हैं अंग दर्पण किसकी रचना है? अंग दर्पण जो है रसलीन की रचना है, ठीक है? किसकी रचना है? रसलीन की, ठीक है? ये गलत हो जाएगा, ठीक है? आपको सही पूछा है रसलीन, ठीक। और बात करें दोस्तों यहाँ पर शिवा बावनी की, तो शिवा बावनी जो है भूषण की रचना है, ठीक है? ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? रसलीन दिया है, ठीक है? उसके बाद रस रहस्य की बात करें, तो रस रहस्य अभी बताया था मैंने आपको। रस रहस्य किसकी रचना है? रस रहस्य है दोस्तों किसकी रचना है? ये रचना है कुलपति मिश्र की, ठीक है? कुलपति मिश्र किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की रचना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आपका जो जोड़ा होगा दोस्तों वो होगा काव्य प्रकाश की रचना किसने की है? चिंतामणि ने, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए 72 का आंसर करेंगे दोस्तों। 72 है दोस्तों, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो ये आप जानते हैं दोस्तों, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? ऑप्शन देखिए, श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस, रौद्र रस। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है काव्य में? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार रस की, ठीक है? ध्यान रखेंगे, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही है दोस्तों, ठीक है? ध्यान रखेंगे। और इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम जो है श्रृंगार काल रखा गया दोस्तों। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल पूछा जाता है, ठीक है? आपको ध्यान में रखना है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम याद रखेंगे दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है? विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है, मिश्र, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम यानी कि रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल रखा है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 73। 73 का आंसर करेंगे दोस्तों, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था काशी से, प्रयाग से, ठीक है, पंढरपुर से या फिर उज्जैन से? चलिए आंसर कीजिए, संत साधना का साहित्यिक रूप जो है प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है 73 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पंढरपुर से दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। चलिए 74 का आंसर करेंगे, ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? चलिए कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों, आपको बताना है 74 में। आंसर कीजिए, रामानंद सागर, रैदास, रविदास या फिर रामानंद? चलिए आंसर कीजिए, 74 का क्या हो जाएगा? कबीर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो कबीर के गुरु का नाम था दोस्तों रामानंद, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 74 का? ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं यहाँ पर कबीर की जो कबीर का जो वाणी का जो संग्रह है उसको हम बीजक नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको जाता है, अगर आपको पूछा जाता है तो इसका श्रेय जाता है दोस्तों कबीर के शिष्य धर्मदास को। ठीक है, धर्मदास। ठीक है, ध्यान रखेंगे धर्मदास का नाम। ठीक, आपको पूछा जाएगा कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको जाता है, तो धर्मदास को जाता है। आप जानती हैं बीजक 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, कौन कौन विभक्त है बीजक? ठीक है, बीजक जो है 3 भागों में जो है विभक्त है दोस्तों। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक तो हो गया आपका साखी। ठीक है, एक साखी हो गया, दूसरा क्या हो गया? साखी शबद। ठीक है, साखी शबद, और तीसरा क्या हो गया? रमैनी। ठीक है, इसको ध्यान में आपने रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 में दोस्तों आपको आंसर करना है सुदुक्कड़ी भाषा से आशय है। तो आपने पढ़ा है दोस्तों, अगर आपने कबीरदास को पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा सुदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है, जिसमें कुटिक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, या जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों की संकेतांक हों। तो दोस्तों सुदुक्कड़ी भाषा आप जानती हैं, इससे आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सुदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सुदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसको हम बोलते हैं सुदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास को जो है किसने जो है भाषा जो कबीरदास की जो भाषा है वो किस प्रकार की थी? सुदुक्कड़ी थी ना, तो किसने कहा है पूछ लिया जाएगा। यानी कि कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी किसने कहा है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी कहा है। ठीक है, तो कबीर की भाषा को ठीक है, कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी किसने कहा है? ठीक है, तो कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है बताइए? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान रखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सुदुक्कड़ी कहा है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ठीक है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल। ठीक है, अब तो आप सभी को ये याद हो चुके होंगे क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन आते हैं। पंचमेल खिचड़ी जो है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, श्याम सुंदर दास। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखने दोस्तों, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। 76 का आंसर करेंगे दोस्तों। 76 है ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? चलिए आंसर कीजिए। शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, या फिर द्वैतवाद, या फिर अद्वैतवाद। चलिए आंसर कीजिए। ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है?
चलिए आंसर कीजिए 76 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का दोस्तों? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य, यानी कि आप समझ चुके होंगे इसके प्रमुख, इस शाखा के प्रमुख कवि कौन थे ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य की। तो मैंने बताया था आपको कबीर दास। कौन थे प्रमुख कवि? कबीर दास दोस्तों। तो अब आप समझ चुके होंगे इनका जो दार्शनिक आधार था वो क्या था। दार्शनिक आधार था दोस्तों अद्वैतवाद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है दोस्तों। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 77। आपको आंसर करना है रैदास किसके गुरु थे। चलिए ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखे हैं। ठीक है, अभी आप लोग जो है इसको एज ए प्रैक्टिस ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने कितनी बार जो है क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, इससे आपकी जो है पेपर तक एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक, चलिए रैदास किसके गुरु थे आपको बताने हैं। मलुकदास, हरिदास, लालदास या फिर मीराबाई। बताइए रैदास जो है किसके गुरु थे इनमें से। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों जो रैदास है ये किसके गुरु थे? ये गुरु थे दोस्तों मीराबाई के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके गुरु थे? ठीक है, रैदास मीराबाई के गुरु थे। और इनके जो 40 पद हैं दोस्तों वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, ये आप जानते हैं। पूछा जा सकता है आपको रैदास का दोस्तों जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो रैदास का जन्म जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, ध्यान रखेंगे रैदास का जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में। कब हुआ था रैदास का जन्म? 1388 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था दोस्तों काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में जन्म हुआ था दोस्तों रैदास का। कब हुआ था? 1388 ईस्वी में। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, रैदास के गुरु का नाम पूछा जा सकता है। तो रैदास के गुरु कौन थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रैदास के गुरु थे आपका कौन थे? रामानंद। कौन थे रैदास के गुरु? रामानंद थे दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रैदास जो है दोस्तों ये किस जाति से थे? ये दोस्तों चमार जाति से थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी प्रमुख पंक्तियां आपने देखी होंगी। इनकी प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका मीराबाई जो है। रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई के थे। तो सारे फैक्ट आपको रैदास से रिलेटेड सारे याद रखने हैं। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके गुरु कौन थे, ये किस जाति से थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए 78। आपको आंसर करना है अंग वधु डैश किसकी रचना है। चलिए आंसर कीजिए। ये भी मैंने आपको कई बार बता रखा है। अंग वधु जो है किसकी रचना है? गरीबदास, ठीक है, मिस्कीन दास, मलूक दास, दादू दयाल। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आप सभी जानते हैं दोस्तों अंग वधु जो है ये किसकी रचना है? ये है दोस्तों दादू दयाल की रचना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दादू दयाल दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ये किस संप्रदाय, इनको किस संप्रदाय से जाना जाता है। ठीक है, इनका संप्रदाय क्या था। ठीक है, तो दादू दयाल के संप्रदाय को जाना जाता है ब्रह्म संप्रदाय के नाम से। ठीक है, संप्रदाय। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि दादू दयाल के संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है। तो इनके संप्रदाय को जाना जाता है दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के नाम से। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए 79। इसका आंसर कीजिए। 79 है दोस्तों निर्गुणियों संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो यहाँ पर निर्गुण संतों की जो काव्य सर्जना है
वो सर्वाधिक आधारित दिखती है आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत की वीर शैवों की भांति भावना पर, या फिर सूफियों की यौगिक साधना पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर 79 का। निर्गुणियों संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक दोस्तों नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती हैं। तो यहाँ पर नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे निर्गुण संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की संरचनाओं पर। साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं नाथ संप्रदाय, ठीक है, और नाथ संप्रदाय को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप जानते हैं किसको जाता है? गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। गोरखनाथ को दोस्तों आप जानती हैं, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 80 का। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ऑप्शन देखिए, गुलाम हुसैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, या फिर शेख फिदा हुसैन। चलिए आंसर कीजिए। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका? तो 80 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेख तकी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने पर। शेख तकी कौन था दोस्तों? ये प्रसिद्ध सूफी फकीर था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी दोस्तों, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक आपको पूछा गया है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो दोस्तों ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो 81 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है दोस्तों ये। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में भी दोस्तों कहा है। आप जानती हैं उन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सुदक्कड़ी कहा है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। ठीक, सब सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। 82 का आंसर करेंगे। 82 है दोस्तों, तुम जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। किसने कहा है? कबीर ने कहा है, रैदास ने कहा है, सूरदास ने कहा है, या फिर आपका तुलसीदास ने कहा है? तुम जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार। तो किसने कहा है दोस्तों? 82 में। तो 82 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कबीर दास। ठीक है, क्या हो जाएगा? कबीर दास। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 82 का। दोस्तों कबीरदास आप जानती हैं ये ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है कभी किस शाखा के हैं, किस धारा के हैं। ठीक है, तो ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण धारा के कवि हैं दोस्तों कबीरदास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 83। 83 का आंसर कीजिए। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो यहाँ पर देखिए वियोग, करुण, शांत, या फिर अद्भुत। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 83 का आपको आंसर करना है कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, ध्यान रखेंगे कबीर की जो उलटबासियां हैं उसमें कौन सा रस प्रमुख है, तो अद्भुत रस जो है प्रमुख है दोस्तों। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, कबीर की उलटबासियों। ठीक है, उलटबासियों का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। उलटबासियों का मतलब होता है सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर, उलटकर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना को जो है क्या कहा जाता है, उलटबासी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्या कहा मैंने, उलटबासी या उलटबासी किसको कहा जाता है, सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर, उलटकर कविता के माध्यम से कही हुई बात या व्यंजना को हम क्या कहते हैं, उलटबासी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए 84 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर करेंगे। 84 है दोस्तों, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है। चलिए आंसर कीजिए, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है। तो आप सभी जानते हैं किसका संबंध है मगहर से, रहीम, कबीर, तुलसी, सूरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 का, 84 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों कबीर दास, मगहर में क्या हुआ था कबीर दास का, मगहर में क्या हुआ था, कबीरदास की मृत्यु हुई थी ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और लोई की बात करें तो लोई कौन था दोस्तों, कबीरदास की पत्नी का नाम था। ठीक है, कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीरदास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पुत्र पुत्री भी आपका पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुत्र पुत्री का अगर आपको पूछा जाएगा कि कबीरदास के पुत्र का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था कबीरदास के, तो ध्यान रखेंगे पुत्र का नाम था, क्या था बताइए, पुत्र का नाम था कमाल। ठीक है, और पुत्री का नाम क्या था, और पुत्री का नाम था कमाली। क्या था, कमाली। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, सारे फैक्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 में आंसर करना है कबीर की पत्नी का नाम क्या था, तो अभी ऊपर हमने बात की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 का, 85 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, लोई जो है दोस्तों ये कबीरदास की पत्नी का नाम था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, कबीर की दास की बात हो रही है, तो यहाँ पर कबीर की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास को जो है भाषा का डिटेक्टर किसने कहा था। ठीक है, कबीरदास को भाषा का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भाषा का डिक्टेटर, डिक्टेटर। ठीक है, तो भाषा का डिक्टेटर जो है किसने कहा है कबीरदास को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। आंसर करना है निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, आपको पूछा है निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति जो है, ठीक है, संत काव्य की नहीं है पूछा है। ठीक, इनमें से नहीं है संत काव्य की प्रवृत्ति। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, या फिर बाह्य आडंबरों का खंडन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 86 का आपको आंसर करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है जो संत काव्य है, तो संत काव्य की प्रवृत्ति इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, तो 86 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, गुरु की महत्ता। तो यहाँ पर दोस्तों ये संत काव्य की प्रवृत्ति है। ठीक है, गुरु की महत्ता। ठीक है, रहस्यवादी भावना भी है। ठीक, और बाह्य आडंबरों का खंडन ये भी है, लेकिन जो नहीं है वो है आपका वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। ठीक है, ये जो है दोस्तों संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों
और बाह्य आडंबरों का खंडन, और साथ ही साथ जाति पाति का विरोध, ये भी नोट कर लेंगे, जाति पाति का विरोध और प्रेम की महत्ता। तो ये कुछ दोस्तों क्या है, ये संत काव्य की कुछ प्रवृत्तियां हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 में आपने आंसर करना है दोस्तों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? चलिए आंसर कीजिए। 87 का आपको आंसर करना है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? मलुकदास, सूरदास, गुरु नानक देव, निराला। चलिए आंसर कीजिए। 87 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 87 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मलुकदास। ठीक है, ये पंक्तियां दोस्तों किसकी हैं? मलुकदास की हैं ये पंक्ति। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, किसकी पंक्ति है? मलुकदास की। मलुकदास आप जानते हैं दोस्तों, मलुकदास के शिष्य का नाम पूछा जाता है, तो मलुकदास के शिष्य कौन थे? ठीक है, तो मलुकदास के शिष्य थे दोस्तों मथुरा दास। कौन थे? मथुरा दास। आपको पूछ लिया जाएगा मथुरा दास किसके शिष्य थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मलुकदास। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करना है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। चलिए आंसर कीजिए। निर्गुण भक्ति के कवि इनमें से कौन नहीं है? रैदास, कबीरदास, दादू, श्री रामानुजाचार्य। चलिए आंसर कीजिए। आपको पूछा है निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कवि नहीं है, बताना है। ठीक है, निर्गुण भक्ति में कौन कौन आ जाते हैं आपके? ठीक है, रैदास आ जाते हैं, कबीरदास आ जाते हैं, ठीक है, और दादू दयाल आ जाते हैं। ठीक है, ये किस में आ जाते हैं? तीनों ये आ जाते हैं आपके निर्गुण भक्ति के कवि हैं। नहीं है पूछा है तो आंसर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब रामानुजाचार्य के बारे में आप जानती हैं दोस्तों, ये जो है आपके रामानुजाचार्य, ये राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा के आचार्य, राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं दोस्तों ये श्री रामानुजाचार्य, ध्यान रखेंगे। बाकी आपके रैदास, कबीरदास, दादू, ये तीनों जो हैं निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, रामानुजाचार्य से आप जानते हैं दोस्तों, इन्होंने जो है किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ठीक है, बताइए। रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी पूछा जाता है, तो श्री संप्रदाय की क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की आपको पूछा जा सकता है, तो श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य ने। ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवाद भी इन्होंने दोस्तों स्थापना की थी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वहां पर भी बताया था मैंने आपको, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रामानुजाचार्य ने की दोस्तों। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 में आपने आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है। दादू, सुंदरदास, कबीरदास, श्रीधर पाठक। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है संत कवि नहीं है, पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आंसर कीजिए, संत कवि कौन कौन है? जैसे आपके सुंदरदास हो गए, कबीरदास, ठीक है, ये संत काव्य धारा में आते हैं, दादू, ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है, तो यहाँ पर संत कवि जो नहीं है वो है दोस्तों श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक जो है ये दोस्तों संत कवि नहीं है, बल्कि ये क्या है? आधुनिक युग के खड़ी बोली के कवि हैं, आधुनिक युग में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आधुनिक युग के खड़ी बोली के कवि हैं दोस्तों श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक को दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम जो है स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है इनको। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, श्रीधर पाठक को दोस्तों क्या कहा जाता है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि इनको माना जाता है। ठीक,
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं है? कबीर, कुतुबन, रैदास, दादू। चलिए आंसर कीजिए। ज्ञानमार्गी शाखा की बात हो रही है, ठीक है। अब ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कौन नहीं है इसमें से बताइए। देखिए कबीर दास तो आते हैं आपकी ज्ञानमार्गी शाखा में, ठीक है। रैदास भी आते हैं ज्ञानमार्गी शाखा में और दादू दयाल भी आते हैं। तो यहाँ पर कुतुबन जो है ये ज्ञानमार्गी शाखा में नहीं आते दोस्तों, ठीक है। कुतुबन किस में आते हैं? ये आते हैं प्रेम मार्गी में, ठीक है। प्रेम मार्गी में आते हैं, ठीक है। प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों ये। प्रेम मार्गी सूफी, ठीक है। प्रेम मार्गी सूफी के जो है दोस्तों ये सूफी शाखा के प्रमुख कवि इनको माना जाता है, ठीक है। और इनकी रचनाएं आप जानती हैं, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? जैसे आपका मुल्ला दाऊद हो गया, ठीक है। और कौन कौन से हैं? दामोदर कवि हो गया, जायसी हो गया, उस्मान हो गया, ठीक है। इन्होंने सारी रचनाएं लिखी हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है इनको, ठीक। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।